इस लेक्चर में हम जुडिशियल रिव्यू के बारे में पढ़ेंगे। ये कहाँ से ओरिजिन हुआ, मतलब इसका उत्पत्ति कहाँ से हुई, कहाँ से आया ये वर्ड, और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है या नहीं है, सब इसके बारे में पूरी डिटेल से पढ़ेंगे। जुडिशियल रिव्यू का ओरिजिन होता है इस डॉक्ट्रिन का, मतलब जुडिशियल रिव्यू के सिद्धांत का ओरिजिन कहाँ से होता है, यूएसए से, अमेरिका से डेवलप होता है ये। और इसे किसने डेवलप किया, एक जॉन मार्शल नाम के चीफ जस्टिस थे, मुख्य न्यायाधीश अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट के। तो एक केस आया था मरबरी वी मेडिसन 1803 का केस है, जिसमें ये ओरिजिन हुआ था जुडिशियल रिव्यू का। जो जॉन मार्शल है, इन्होंने जजमेंट दिया था इस केस में और जुडिशियल रिव्यू का डॉक्ट्रिन ईजाद किया था। लेकिन इंडिया में क्या है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये मेंशन किया गया है जुडिशियल रिव्यू का प्रावधान, जिसे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों कोर्ट क्या है जुडिशियल रिव्यू का एक्सरसाइज कर सकती है। जुडिशियल रिव्यू की पावर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों के पास है। और जुडिशियल रिव्यू को कई बार सुप्रीम कोर्ट अपने कई केसों में बोल चुकी है कि जुडिशियल रिव्यू है वो बेसिक फीचर का पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन के। इट इज़ द पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो जुडिशियल रिव्यू है। तो जुडिशियल रिव्यू को इस तरह से अगर बेसिक फीचर का पार्ट है तो पार्लियामेंट कैन नॉट कर्टेल और एक्सक्लूड इवन बाई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल संवैधानिक संशोधन करके भी, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके भी पार्लियामेंट इसको हटा नहीं सकती जुडिशियल रिव्यू को, ना ही कम कर सकती है, कर्टेल कर सकती है इसकी पावर को। तो अब मीनिंग देखते हैं जुडिशियल रिव्यू है क्या, इसका मतलब क्या है, जुडिशियल रिव्यू का करते क्या है। जुडिशियल रिव्यू का मतलब है जी, ये सुप्रीम कोर्ट यानी कि जुडिशरी, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के पास पावर है कि वो ये एग्जामिन कर सके जी कि जो एडमिनिस्ट्रेशन ने लॉ बनाए को ऑर्डर पास किया एग्जीक्यूटिव ने, या लेजिस्लेटिव इनेक्टमेंट है किसी पार्लियामेंट ने या स्टेट की विधानसभा ने कोई लॉ बनाया, कानून बनाया है, वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से है क्या नहीं है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन तो नहीं करता, उल्लंघन तो नहीं करता, ये एग्जामिन किया जाता है। और अगर कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से नहीं है, वायलेट करता है, कॉन्स्टिट्यूशन का उल्लंघन करता है, तो उसे इलीगल घोषित कर दिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट कर देती है इलीगल या अनकॉन्स्टिट्यूशनल, असंवैधानिक, अवैध घोषित कर देती है, इनवैलिड, नल एंड वॉइड, मतलब कैंसिल कर देती है जुडिशरी उसको। और फिर क्या है, गवर्नमेंट चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट, उसको इन्फोर्स नहीं कर सकती, लागू नहीं कर सकती अगर वो लॉ जुडिशियल रिव्यू के तहत कैंसिल कर दिया है, इनवैलिड कर दिया है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ने। तो एक जज हुआ करते थे सैयद शाह मोहम्मद कादरी, इन्होंने क्या है जो जुडिशियल रिव्यू है उसको 3 कैटेगरी में क्लासीफाई किया है, मतलब इसकी 3 कैटेगरी बताइए कहाँ कहाँ पे जुडिशियल रिव्यू ये कैसे कैसे हो सकता है, जुडिशियल रिव्यू को कहाँ कहाँ पे अप्लाई किया जा सकता है। तो वो कौन कौन सी कैटेगरी है, फर्स्ट है जुडिशियल रिव्यू ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, कोई संवैधानिक संशोधन किया है उस पर जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है। ये देखा जा सकता है कि कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ये अमेंडमेंट किया है या नहीं है, या कॉन्स्टिट्यूशन पावर देता है इस संशोधन को करने के लिए, तो ये चेक किया जा सकता है जुडिशरी के द्वारा, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के द्वारा, किसी के द्वारा भी। और याद रखना है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ही जुडिशियल रिव्यू कर सकती हैं, और कोई कोर्ट नहीं कर सकती है जुडिशियल रिव्यू। और सेकंड कैटेगरी क्या बांटी इस जस्टिस ने कि जुडिशियल रिव्यू ऑफ लेजिस्लेशन ऑफ द पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेशन एंड सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन, मतलब जुडिशियल रिव्यू क्या किसी का भी किया जा सकता है, स्टेट ने कोई लॉ बनाया हो, पार्लियामेंट ने बनाया हो, या क्योंकि सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन है कोई भी कानून बनाया हो, उसका सबका जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है, चेक किया जा सकता है, एग्जामिन किया जा सकता है। थर्ड कौन सी कैटेगरी है, मान लो कोई एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन है, मान लो यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, स्टेट गवर्नमेंट ने कोई एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है कोई पास किया है, उस ऑर्डर का भी क्या है जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है कि वो संविधान के अनुसार है क्या, कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार है क्या। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये क्या है, ये जो पावर है जुडिशियल रिव्यू की बहुत सारे केसेस में यूज की है। गोलकनाथ केस है 1967 का, इसमें भी यूज किया है। बैंक नेशनलाइजेशन केस है 1970 का, इसमें भी यूज किया है। प्राइवरी पर्स अबोलिशन केस है 1971 का, इसमें भी किया है। केशवानंद भारती केस है 1973 का, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट केस है, इसमें भी किया है। मिनर्वा मिल केस है 1980 का, इसमें भी। तो ये केस क्यों पढ़ रहे हैं हम, क्योंकि ये आप मेंस के आंसर में आप एग्जांपल दे सकते हो, इससे क्या है मार्क्स ज़्यादा मिलते हैं अगर एग्जांपल देते हो कब कब जुडिशियल रिव्यू यूज किया, अगर जुडिशियल रिव्यू के बारे में कोई क्वेश्चन आता है तो 2015 में भी क्या है सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली यूज़ किया इसको, कैसे 99 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया था पार्लियामेंट ने, 99वां अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन में संशोधन किया था 2014 में, 2014 में। तो ये इसमें क्या है नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन एस्टेब्लिश किया था, ये एक्ट बनाया था गवर्नमेंट ने, इसको क्या है नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये क्या है सुप्रीम कोर्ट की पावर को कम करेगा, कि इंटरफेयर करेगा सुप्रीम कोर्ट की पावर में, तो इसलिए इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल मतलब असंवैधानिक और कैंसिल कर दिया, रद्द कर दिया, असंवैधानिक घोषित कर दिया। तो अब इंपॉर्टेंस क्या है जुडिशियल रिव्यू की, महत्व क्या है इसका जुडिशियल रिव्यू होने का। जुडिशियल रिव्यू का महत्व ये है जी, इंपॉर्टेंस ये है कि ये क्या है टू अपहोल्ड द प्रिंसिपल ऑफ सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब हमारा जो संविधान है वो सर्वोपरि है, सबसे ऊपर है, इससे ऊपर कुछ नहीं है, संविधान से ही सब पावर ड्राइव होती है, इसको इस सिद्धांत को प्रिंसिपल को अपहोल्ड करना, बनाए रखना है इसको, एक तो ये इसका इंपॉर्टेंस है, महत्व है। सेकंड क्या है टू मेंटेन फेडरल इक्विलिब्रियम
बैलेंस बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट, जो सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट के बीच में बैलेंस मेंटेन रखना। कैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट क्या है, जो स्टेट को पावर मिली है कॉन्स्टिट्यूशन से, उनका ब्रीच ना करे, उल्लंघन ना करे, कि जो स्टेट सब्जेक्ट है उस पर तो लॉ नहीं बना है सेंटर, कि जो स्टेट है वो कोई अपनी पावर का मिसयूज़ तो नहीं कर रहा है। तो इस इक्विलिब्रियम को बनाए रखने के लिए जुडिशल रिव्यू की क्या है, इंपॉर्टेंस है, महत्व आवश्यकता है। सी क्या है, नेक्स्ट क्या है, टू प्रोटेक्ट द फंडामेंटल राइट ऑफ द सिटीजन के जो मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए भी जुडिशल रिव्यू आवश्यक है, क्योंकि वो रिट फाइल कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्टली जाके। तो फंडामेंटल राइट को बनाए रखने के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट क्या है इसमें, कि जब तक फंडामेंटल राइट्स हैं, एज लॉन्ग एज सम फंडामेंटल राइट एग्जिस्ट, जब तक फंडामेंटल राइट हैं और कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, तो पावर ऑफ जुडिशल रिव्यू भी एग्जिस्ट करेगी, एक्सरसाइज की जा सकती है, ताकि फंडामेंटल राइट्स में कोई कॉन्ट्रावीन ना कर सकते, मतलब इंटरफेयर ना कर सके। जो फंडामेंटल राइट कॉन्स्टिट्यूशन से प्रोवाइड है, गारंटी मिली हुई है, उनको क्या है, बनाए रखा जा सके, उनको कोई ब्रीच ना करे, वॉयलेशन ना करे कोई भी गवर्नमेंट, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा वो सुप्रीम लेक्स है, मतलब कि परमानेंट लॉ ऑफ द लैंड है, हमारी जो कंट्री का ये परमानेंट लॉ है जी, बिल्कुल। और इससे ऊपर कोई भी नहीं है, नो ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट है अबव इट, कोई भी गवर्नमेंट की ब्रांच हो, सरकार की ब्रांच हो, कोई भी सरकार हो, सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट, कोई भी इससे ऊपर नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन से। सारे कॉन्स्टिट्यूशन से पावर डिराइव करते हैं। एवरी ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट, बी इट एग्जीक्यूटिव हो या लेजिस्लेचर हो या जुडिशरी हो, कोई भी पार्ट हो गवर्नमेंट का, कोई भी पिलर हो, वो सारे कॉन्स्टिट्यूशन से ये पावर ड्राइव करते हैं। और विद इन द लिमिट रहना चाहिए अथॉरिटी, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से जितनी लिमिट तय की है कॉन्स्टिट्यूशन ने, संविधान ने, कि उनको अपनी लिमिट में ही पावर एक्सरसाइज करनी चाहिए। और क्या जी, कोर्ट ने क्या है, कोर्ट अल्टीमेट इंटरप्रेटर है कॉन्स्टिट्यूशन का। कॉन्स्टिट्यूशन का इंटरप्रेटर का मतलब है जी, वो व्याख्या करता है कि अगर मान लो कुछ समझ में नहीं आ रहा कॉन्स्टिट्यूशन का कोई भी पार्ट, तो कोर्ट क्या है, उसको इंटरप्रेट करेगा कोर्ट। और जो कोर्ट क्या है, उसको बताएगा कि कौन कौन सी पावर गवर्नमेंट को मिली है, कौन कौन सी ब्रांच है जो गवर्नमेंट की किसी को भी कौन कौन सी पावर एक्सरसाइज कर सकती है कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से। तो इस तरह से क्या है, एक लिमिट लगाई हुई है गवर्नमेंट को, कि अनलिमिटेड नहीं है, क्या कि क्योंकि वो लिमिट को क्रॉस ना कर सके, ट्रांसग्रेस ना कर सके गवर्नमेंट, इसलिए क्या है, कोर्ट है वो इंटरप्रेट करता है, व्याख्या करता है कॉन्स्टिट्यूशन की। और क्या जिसमें जो फाउंडिंग फादर थे हमारे, मतलब कि जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, उनका भी यही विजन था, उन्होंने यही रखा था कि कॉन्स्टिट्यूशन आप क्या है, उन्होंने जुडिशल रिव्यू प्रोवाइड किया, ताकि जो बैलेंस है फेडरलिज्म का, मतलब सेंटर और स्टेट में जो पावर बटी हुई है उनको मेंटेन रखा जा सके, और फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट किया जा सके, जो हमारे मौलिक अधिकार मिले हैं उनको बचाया जा सके, प्रिजर्व किया जा सके। और जो फंडामेंटल फ्रीडम गारंटीड की गई है सिटीजन को, फ्रीडम दी गई है कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, उसको बनाए जा सके, प्रोटेक्ट किया जा सके, इक्वलिटी, लिबर्टी और फंडामेंटल फ्रीडम को जो लोग हैं एंजॉय कर सकें, और जो एक हेल्दी नेशनलिज्म क्रिएट की जा सके। इसलिए क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन में ही जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था फाउंडिंग फादर ने, उन्होंने ये जो जुडिशल रिव्यू का प्रावधान रखा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। तो ये इसका इम्पोर्टेंस है। अब कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न है क्या जुडिशल रिव्यू के हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, जुडिशल रिव्यू के लिए? देखो जी, ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में तो कहीं भी नहीं लिखा हुआ है जुडिशल रिव्यू का वर्ड, ऐसा वर्ड तो कहीं नहीं लिखा हुआ, लेकिन हाँ फिर भी कॉन्स्टिट्यूशन के बहुत से आर्टिकल में एक्सप्लिसिटली का मतलब है स्पष्ट रूप से ये वो आर्टिकल बोलते हैं कि हाँ ये जुडिशल रिव्यू की पावर ही है जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को दी गई है। वो कौन कौन से आर्टिकल हैं जी? वो आर्टिकल है आर्टिकल 13, उसमें डिक्लेयर किया गया दैट लॉज दैट आर इनकन्सिस्टेंस विद और इन डेरोगेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट शैल बी नल एंड वॉइड। मतलब कोई भी अगर लॉ बनाएंगे पार्लियामेंट या स्टेट गवर्नमेंट, वो फंडामेंटल राइट का उल्लंघन करता है, वॉयलेशन करता है, इनकन्सिस्टेंट है, डेरोगेटिव है, मतलब डेरोगेशन है, कोई अपमान करता है फंडामेंटल राइट का, तो वो नल एंड वॉइड हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, इनवैलिड हो जाएगा, अवैध हो जाएगा। नेक्स्ट आर्टिकल है जी आर्टिकल 32, इसमें भी जुडिशल रिव्यू की पावर मिली हुई है। कैसे कि फंडामेंटल राइट का जब इन्फोर्समेंट होता है, वॉयलेशन हो रहा है मान लो फंडामेंटल राइट का, तो कोई भी सिटीजन है सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्टली जा सकता है, अपना केस दर्ज कर सकता है, ताकि सुप्रीम कोर्ट फिर रिट इशू कर सकता है। 5 तरह की रिट होती हैं आर्टिकल 32 में, आपने पढ़ा भी होगा, तो यहाँ से भी आता है ये आर्टिकल। नेक्स्ट आर्टिकल है जी आर्टिकल 133, ये प्रोवाइड करता है ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन सुप्रीम कोर्ट का, किसमें अगर सेंटर स्टेट का या स्टेट का डिस्प्यूट विवाद चल रहा है उसको सुलझाने के लिए ये क्या है, जुडिशल रिव्यू की पावर दी हुई है। नेक्स्ट क्या है जी आर्टिकल 132, इसमें भी क्या है, सुप्रीम कोर्ट में कोई कॉन्स्टिट्यूशनल केस है, सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा सकती है, तो ये सुप्रीम कोर्ट की पावर है। कोई कॉन्स्टिट्यूशनल संवैधानिक केस है, मामला है, उसको निपटारा करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा सकती है। नेक्स्ट केस है जी, मान लो कोई सिविल केस है, तो हाई कोर्ट से या निचले कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा सकती है। आर्टिकल
133 के अंडर। और आर्टिकल 134 में क्या है, सुप्रीम कोर्ट में ही अपील की जा सकती है क्रिमिनल केस के रिगार्डिंग। ये सिविल केस के लिए था आर्टिकल 133, 134 क्रिमिनल केस के लिए अपील किया जा सकती है सुप्रीम कोर्ट में। नेक्स्ट क्या जी, आर्टिकल 134A है। इसमें क्या है कि सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट के किसी भी केस में अपील की जा सकती है अगर हाई कोर्ट करना चाहे तो। नेक्स्ट है जी आर्टिकल 135, ये सुप्रीम कोर्ट को एम्पावर करता है कि जो फेडरल कोर्ट से रिलेटेड कोई भी मान लो प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है ना, मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन बनने से पहले 26 जनवरी 1950 से पहले कोई भी लॉ है, कोई भी कानून था, सुप्रीम कोर्ट उसका जुडिशल रिव्यू कर सकती है। तो ये पावर कहाँ से मिली है, 135 आर्टिकल से। और 136 में सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है कि वो स्पेशल ग्रांट दे सकती है, स्पेशल लीव ग्रांट कर सकती है, किसी को स्पेशल इजाज़त दे सकती है कि वो कोर्ट में अपील कर सके किसी भी कोर्ट या ट्राइब्यूनल के डिसीजन को। मान लो हाई कोर्ट ने दिया, किसी और कोर्ट ने दिया, ट्राइब्यूनल ने कोई डिसीजन दिया, वो सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है। इसे सुप्रीम कोर्ट ने 136 से क्या है, स्पेशल लीव मतलब स्पेशल एक इजाज़त देती है ख़ास तौर पे कि हाँ आप अपील कर सकते हो सुप्रीम कोर्ट में। ये सुप्रीम कोर्ट की मर्जी है जी, वो करे ना करे। लेकिन जो मिलिट्री ट्राइब्यूनल है या कोर्ट मार्शल, उनमें स्पेशल लीव का प्रावधान नहीं है, उसमें सुप्रीम कोर्ट नहीं दे सकती इनके डिसीजन के खिलाफ कि अपील कर सकते हो ना। मिलिट्री ट्राइब्यूनल ने कोई केस सुनाया है, कोई डिसीजन दिया कोर्ट मार्शल ने, तो ये क्या है, इनका केस सुप्रीम कोर्ट में अपील नहीं किया जा सकता स्पेशल लीव के थ्रू। अब आर्टिकल 143 में भी क्या है प्रोविज़न है, क्या है 143 में, इसमें जी प्रेसिडेंट क्या है, सुप्रीम कोर्ट का ओपिनियन ले सकता है, मतलब एडवाइस ले सकता है सुप्रीम कोर्ट के से CJI को, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, उसका किसी भी कोई लॉ का, किसी भी कानून से, कोई प्री कॉन्स्टिट्यूशन लीगल मैटर है, कोई कॉन्स्टिट्यूशन बनने से पहले का मामला है, उस पर क्या सलाह ले सकता है सुप्रीम कोर्ट से प्रेसिडेंट। लेकिन सुप्रीम कोर्ट बाइंडिंग नहीं है, ये याद रखना, सुप्रीम कोर्ट बाइंडिंग नहीं है कि प्रेसिडेंट ने कहा एडवाइस दो, सुप्रीम कोर्ट की अपनी मर्जी है दे ना दे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दे दिया, एक बार मान लो अपनी एडवाइस दे दी प्रेसिडेंट को, तो प्रेसिडेंट भी बाइंडिंग नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट की एडवाइस को माने ना माने, ना बिल्कुल भी नहीं, कोई इस पर भी बाइंडिंग नहीं है। नेक्स्ट आर्टिकल आता है जी आर्टिकल 226, ये क्या है, ये हाई कोर्ट के पास पावर है रिट इशू करने में फंडामेंटल राइट्स के लिए या और राइट्स के लिए, अदर राइट्स के लिए, तो रिट इशू कर सकता है, जो सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के अंदर करता है। तो ये बहुत सारे आर्टिकल है, आर्टिकल 227, आर्टिकल 245, तो ये सारे आर्टिकल याद करने की जरूरत है नहीं जी, बिल्कुल मेन 2-4 आर्टिकल पढ़ लो। आर्टिकल 13 हो गया, 32 हो गया, 226 हो गया, आर्टिकल 136 हो गया स्पेशल लीव वाला, आर्टिकल 135, 34 ये हो गए। तो ये बस याद करने की ज़रूरत है, ये याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना जानना है आपको कि कॉन्स्टिट्यूशन बहुत सारे प्रोविजन दी हुई हैं आर्टिकल में, जिसमें जुडिशल रिव्यू की पावर यूज कर सकता है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। ये बहुत सारे आर्टिकल हैं, 251, 254, 372 ये। तो अब पढ़ते हैं स्कोप क्या है जुडिशल रिव्यू का, स्कोप क्या है, मतलब कैसे इसको यूज किया जा सकता है। तो इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी है कि वो जो लेजिस्लेटिव इनेक्टमेंट है, मतलब कोई भी लॉ बनाया पार्लियामेंट ने या एग्जीक्यूटिव ऑर्डर, गवर्नमेंट ने कोई ऑर्डर दिया है, तो सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में उसे 3 ग्राउंड पे, मतलब 3 बेसिस पे उसे चैलेंज किया जा सकता है, चुनौती दी जा सकती है सुप्रीम कोर्ट में उसके अगेंस्ट। मान लो कौन कौन से, अगर कोई लॉ बनाया या ऑर्डर है सुप्रीम, मतलब पार्लियामेंट ने कोई कानून बनाया या फिर स्टेट गवर्नमेंट ने कोई कानून बनाया या स्टेट गवर्नमेंट ने कोई कानून मतलब ऑर्डर पास किया है या सेंट्रल गवर्नमेंट ने। अब गवर्नमेंट और पार्लियामेंट का मतलब तो समझते हो, गवर्नमेंट का मतलब है सेंट्रल लेवल है, प्राइम मिनिस्टर प्लस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, इनको गवर्नमेंट बोलते हैं, ये गवर्नमेंट है। और पार्लियामेंट तो पूरा हो गया ना, अपोजिशन भी आ गई उसमें, लेकिन और स्टेट पे CM और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर उसके, ये गवर्नमेंट हो गई जी। और विधानसभा मतलब असेंबली, सारे मेंबर अपोजिशन के भी आ गए, तो ये फ़र्क होता है। तो 3 ग्राउंड पे इनको जुडिशल रिव्यू किया जा सकता है, किसी भी गवर्नमेंट के, पार्लियामेंट के या गवर्नमेंट के असेंबली के, स्टेट लेवल पे कोई डिसीजन लिया है तो कौन कौन से ग्राउंड है जिस पे जुडिशल रिव्यू किया जा सकता है। अगर इट इन्फ्रिंजेस द फंडामेंटल राइट, अगर फंडामेंटल राइट का उल्लंघन करता हो तब, या इट इज़ आउटसाइड द कॉम्पिटेंस ऑफ द अथॉरिटी विच हैज़ फ्रेम्ड इट। मान लो सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिए कोई लॉ बनाया और उसकी पावर नहीं है बनाने की कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, तब भी उसे किया जा सकता है। या स्टेट गवर्नमेंट ने कोई लॉ बनाया है और उसके अंदर कोई ये पावर नहीं दी है कॉन्स्टिट्यूशन में कि स्टेट गवर्नमेंट उस पर लॉ बना सके, मान लो उसने पावर ब्रीच की है, मान लो वो पावर दी हुई है सेंट्रल गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट ने लॉ बना दिया, तो वो भी क्या है, सुप्रीम कोर्ट तब भी उसे जुडिशल रिव्यू कर सकती है, हाई कोर्ट कर सकती है। नेक्स्ट क्या है जी, नेक्स्ट ग्राउंड है इट इज़ रिपेगनेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न, मतलब किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन की किसी भी धारा के विरुद्ध, किसी भी प्रोविज़न के विरुद्ध कोई लॉ बनाया तो भी जुडिशल रिव्यू कर सकती है। तो इसलिए इस जो स्कोप है जुडिशल रिव्यू का इंडिया में, लेकिन जो US में दिया गया ना उससे नैरो है, मतलब उससे कमज़ोर है। US जो अमेरिका में जो जुडिशल रिव्यू है उससे कमज़ोर है। कैसे? क्योंकि जो US है ना उसके कॉन्स्टिट्यूशन में एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं किया गया। जब जुडिशल रिव्यू जैसे
इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में तो मेंशन है, ठीक है, आर्टिकल इतने सारे हमने पढ़े, लेकिन अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। तो फिर अमेरिका कैसे एक्सरसाइज करता है? अमेरिका करता है जी, उसके कॉन्स्टिट्यूशन में एक प्रोविज़न है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, इसके थ्रू। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है? प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाई लॉ। तो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविज़न है, लेकिन अमेरिका के में ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। लेकिन ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में होता क्या है, डिफरेंस क्या है दोनों के बीच में? देखो जी, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के तहत जो अमेरिका का सुप्रीम कोर्ट है वो क्या है, उसके पास वाइडर पावर है। कैसे? कि वो किसी भी राइट, मतलब किसी भी राइट का वायलेशन हुआ है, मान लो कोई लॉ बनाया सुप्रीम कोर्ट, कोई लॉ बनाया अमेरिका में और वो फंडामेंटल राइट का उल्लंघन करता है, वायलेशन करता है, तो उसे ना केवल सब्सटेंटिव ग्राउंड पे उसे इनवैलिड कर सकता है वहाँ का सुप्रीम कोर्ट, बल्कि प्रोसीजरल ग्राउंड पे भी उसे इनवैलिड डिक्लेयर कर सकता है। कैसे? मतलब मान लो अगर कोई लॉ बनाया है और कॉन्स्टिट्यूशन पावर देता है अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन कि इस लॉ बना सकते हैं, हाँ, कि इस मतलब कॉन्स्टिट्यूशन का लॉ बना सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से कोई लॉ बना सकते हैं, तो हाँ बना सकते हैं, ठीक है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में कोई प्रोविज़न नहीं है तो उसे इनवैलिड घोषित कर देगा। लेकिन अगर मान लो कॉन्स्टिट्यूशन पावर देता है लॉ बनाने की, ठीक है, बना सकते हैं, लेकिन अगर कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोसीजर यूज़ नहीं किया, मतलब जिस प्रोसीजर से उस लॉ को बनाया जाना चाहिए था कि ये प्रोसीजर चाहिए बनाने के लिए ये कानून, तो तब भी क्या सुप्रीम कोर्ट, यूएस का, अमेरिका का सुप्रीम कोर्ट उसे इनवैलिड कर सकता है। लेकिन इंडिया में ये नहीं है, इंडिया में है प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाई लॉ। कैसे? हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है वो देखता है कि सब्सटेंसिव क्वेश्चन पे ही इनवैलिड कर सकता है। मतलब अगर मान लो कॉन्स्टिट्यूशन में पावर नहीं दी गई सेंट्रल गवर्नमेंट को या स्टेट गवर्नमेंट को लॉ बनाने की, तो इस वजह से ही उसे क्या है, इनवैलिड घोषित कर देगा, अनकॉन्स्टिट्यूशनल, असंवैधानिक। लेकिन अगर पावर दी गई है और प्रोसीजर उसने बेशक कैसा ही, मतलब कोई सा भी प्रोसीजर यूज किया हो लॉ बनाने के लिए, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में पावर है लॉ बनाने की, तो वो क्या है, प्रोसीजर के बेस पे नहीं कर सकता। ये याद रखना, प्रोसीजर के बेस पे इनवैलिड डिक्लेयर नहीं कर सकता। लेकिन जो यूएस का, अमेरिका का सुप्रीम कोर्ट है वो प्रोसीजर पे भी कर सकता है और सब्सटेंटिव ग्राउंड पे भी कर सकता है। तो ये आपको मतलब समझ आ गया होगा। देखो, इट इज़ नॉट एक्सपेक्टेड टू गो इनटू द क्वेश्चन ऑफ द रीजनेबलनेस सुस्टेबिलिटी पॉलिसी इम्प्लीकेशन। मतलब सुप्रीम कोर्ट को, हमारे सुप्रीम कोर्ट को ये मतलब नहीं है ये रीजनेबलनेस है या सूटेबल है, इसके इम्प्लीकेशन क्या होंगे, ये लॉ बनेगा तो पॉलिसी कोई बनेगी तो इसके क्या प्रभाव पड़ेंगे, इससे कोई मतलब नहीं है। बस कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविज़न होनी चाहिए, उस लॉ बनाने की पावर होनी चाहिए पार्लियामेंट की, तो बना सकता है। लेकिन अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन दोनों देखता है कि ये जो लॉ बनाया है वो रीजनेबल है या नहीं है, मतलब उपयुक्त है या नहीं है, इसके क्या प्रभाव पड़ेंगे अगर लॉ बनेगा, तो सारा कुछ देखता है। लेकिन हमारा सुप्रीम कोर्ट सिर्फ देखता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविज़न है या नहीं है, तो बना सकता है लॉ, चाहे वो सूटेबल हो या नहीं हो। तो इस तरह से क्या है, अमेरिका का जो प्रिंसिपल है जुडिशियल सुप्रीमेसी का, वो कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम में एक तरह से वाइड पावर देता है उसको। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, अमेरिका का जुडिशियल सिस्टम भी थोड़ा लिया गया है, और ब्रिटिश जो पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी है वो फुली तरीके से नहीं ली गई, वो भी हमने क्या है, क्योंकि हमारा जो पार्लियामेंट है वो सॉवरेन नहीं है, मतलब सर्वोपरि नहीं है हमारे, मतलब देश में कॉन्स्टिट्यूशन है सबसे ऊपर, और पार्लियामेंट पे लिमिट लगाई हुई है कॉन्स्टिट्यूशन ने। लेकिन ब्रिटेन में क्या है, पार्लियामेंट सॉवरेन है, वहाँ पे पार्लियामेंट क्या है, कोई भी लॉ बना सकता है। तो इस तरह से हमने कुछ पावर क्या है, हमने अमेरिका से ली, कुछ ब्रिटेन से। और क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है जो रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन है, रिटर्न करेक्टर है, फेडरलिज्म दी हुई है हमारे पावर, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में, जो कि ब्रिटेन में यूनिटरी पावर है, और फंडामेंटल राइट, जुडिशियल रिव्यू वगैरह दिए गए हैं। तो इस तरह से क्या है, जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है इज ए सिंथेसिस ऑफ बोथ अमेरिकन प्रिंसिपल ऑफ जुडिशियल सुप्रीमेसी और ब्रिटिश प्रिंसिपल ऑफ पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी। मतलब अमेरिका की जो जुडिशियल सुप्रीमेसी है उसका भी पार्ट है, और ब्रिटिश प्रिंसिपल है जो पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी, दोनों का मिक्सचर है, दोनों का मिक्सचर है, सिंथेसिस है, दोनों से ली गई हैं। अब पढ़ते हैं जी जुडिशियल रिव्यू ऑफ 9th शेड्यूल। आपने पढ़ा होगा कहीं पे कि अगर 9th शेड्यूल में गवर्नमेंट ने कोई भी लॉ बना दिया, डाल दिया, तो उसका जुडिशियल रिव्यू नहीं किया जा सकता। ये कॉन्स्टिट्यूशनल फर्स्ट अमेंडमेंट किया था गवर्नमेंट ने 1951 में, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था। तो 8 शेड्यूल थे, अब 12 शेड्यूल हैं, एक एक करके बाद में जोड़े गए। और गवर्नमेंट ने क्या किया, पार्लियामेंट ने पास किया कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, संशोधन किया पार्लियामेंट ने कॉन्स्टिट्यूशन में 1951 में। इसे फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल, पहला कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया था 1951 में, जिसमें 9th शेड्यूल, 9वां शेड्यूल जोड़ा गया कॉन्स्टिट्यूशन में, और ये कहा जिसमें अगर इसमें कोई एक्ट या रेगुलेशन डाल देंगे तो सुप्रीम कोर्ट उसका जुडिशियल रिव्यू नहीं कर सकता। तो ये एक आर्टिकल भी जोड़ा गया, आर्टिकल 31B, 31B जोड़ा गया, जिसमें कहा गया 9th शेड्यूल में कोई भी एक्ट रेगुलेशन डाल देंगे तो उसका जुडिशियल रिव्यू नहीं किया जा सकता। और इसमें जब स्टार्टिंग में 13 एक्ट डाले गए थे जब ये शेड्यूल बनाया था, लेकिन अब 282 एक्ट हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा भाई साहब तुमने किया था ना जो ये
गड़बड़ घोटाला कि जुडिशल रिव्यू नहीं किया जा सकता, कि जो 9th शेड्यूल में आपने एक्ट डाल दिए, कि ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि जुडिशल रिव्यू बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है सुप्रीम कोर्ट का, और बेसिक स्ट्रक्चर को हटाया नहीं जा सकता, जुडिशल रिव्यू कर सकता है। और सुप्रीम कोर्ट ने 2017 में तो 2007 में मतलब 2007 में तो ये भी बोला, एक केस आया सुप्रीम कोर्ट के पास, IR कोलियो केस। IR कोलियो केस में 2007 में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, उसने कहा कि जुडिशल रिव्यू से कोई भी लॉ इम्यून नहीं है, मतलब इससे बच नहीं सकता, चाहे आप 9th शेड्यूल में डाल दो तब भी नहीं बच सकता। जुडिशल रिव्यू सबका किया जा सकता है, चाहे 9th शेड्यूल में डला हो या नहीं डला हो। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा, क्योंकि जुडिशल रिव्यू बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, बेसिक फीचर का पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन के का, और इससे क्या है 9th शेड्यूल में डालने के बाद भी इसे नहीं छीना जा सकता सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट से। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा 24 अप्रैल 1973 के बाद जितने भी लॉ आपने डाले हैं ना 9th शेड्यूल में, और ये कौन सी डेट है, जब केशवानंद भारती केस आया था, इसमें जुडिशल रिव्यू का प्रावधान दिया था ना, और बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट दिया था, इसमें बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट दिया था, जुडिशल रिव्यू का नहीं, बेसिक स्ट्रक्चर का जो डॉक्ट्रिन है। 24 अप्रैल 1973 में केशवानंद भारती केस आया था। इस केस में क्या है, देखो यहाँ पे लिखा होगा, केशवानंद भारती केस ये आया था 24 अप्रैल 1973 में। इसी में बेसिक स्ट्रक्चर का डॉक्ट्रिन दिया था, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो भी आपका लॉ उल्लंघन करता है, वायोलेशन करता है बेसिक स्ट्रक्चर का, वो इनवैलिड हो जाएगा। तो इस वजह से क्या है, गवर्नमेंट ने का जो लिमिट लगा दी कि आपने 9th शेड्यूल में जो भी लॉ डाले हैं ना 24 अप्रैल 1973 के बाद, उनका सबका जुडिशल रिव्यू किया जा सकता है, क्योंकि जुडिशल रिव्यू बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। और अगर कोई लॉ मान लो आपका उल्लंघन करता है, वायोलेशन करता है फंडामेंटल राइट का, आर्टिकल 14 का, 15 का, 19 का, 21 का, क्योंकि ये बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट बनाते हैं कॉन्स्टिट्यूशन का, और इनका उल्लंघन करता है तो उसका जुडिशल रिव्यू किया जा सकता है। तो आज क्या है, ये स्टेटस है। अगर आप मान लो 9th शेड्यूल में भी कोई एक्ट या रेगुलेशन गवर्नमेंट डाल देती है तो उसका भी जुडिशल रिव्यू किया जा सकता है। और जितने भी एक्ट हैं, रेगुलेशन है, 24 अप्रैल से 1973 के बाद से 24 अप्रैल 1973 के बाद से कोई सा भी एक्ट 9th शेड्यूल में डाला गया है, सबका जुडिशल रिव्यू कर सकती है, कोर्ट दे सकती है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से बना है नहीं बना है। तो आज का लेक्चर हमारा जुडिशल रिव्यू का ख़त्म हुआ जी। अगर आपको अच्छा लगा तो शेयर कर सकते हो। अब मिलेंगे जी किसी और लेक्चर में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए इंतज़ार।